रतनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान हरिया रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का गोलू था। तीनों खूब खेतों में मेहनत करते और अपने जीवन का गुजारा करते। अरे भाग्यवान, अब तो ईश्वर की खूब कृपा है हमारे ऊपर। हमें गांव में खूब काम मिल रहा है, जिससे हमारा गुजारा खूब अच्छे से हो रहा है। हाँ गोलू के पापा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ईश्वर की ऐसी ही कृपा बनी रहे और ईश्वर जल्द ही मुझे सास बना दे। ईश्वर जरूर सुनेगा। तुम सास और हम ससुर बनेंगे। हरिया के परिवार का खूब सुखी जीवन चल रहा था। कुछ दिनों बाद हरिया के लड़के गोलू की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, जिससे उसने खटिया पकड़ ली। तुम वैद्य जी को जल्दी से बुला लाओ, अब तो गोलू की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। अभी मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ। हरिया वैद्य जी के पास जाता है और उनको अपने घर ले आता है। वैद्य जी, इसको किसी भी औषधि का असर नहीं हो रहा है। जितनी औषधि दे रहे उतना ही बीमार हो रहा है। इसके लिए औषधि जंगल से लाना पड़ेगी, जो अपने जंगल में बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें राज्य औषधालय से वो औषधि लाना पड़ेगी, जो तुम्हें 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी। इतने सिक्के तो नहीं हैं। इससे अच्छा मैं जंगल जाकर औषधि ढूंढ ले आता हूँ। बताइए वैद्य जी, कौन सी औषधि है, उसे मैं जंगल जाकर ले आता हूँ। वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। उसके लिए तो जंगल में मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको। मैं और तुम्हारी पत्नी जंगल में जाकर उस औषधि को ढूंढ कर लाते हैं। जी वैद्य जी, जल्दी जाइए। दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। बेटी, अब हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। तुम यहीं बैठ जाओ, मैं उस औषधि को ढूंढ कर लाता हूं। तुम इस जगह से कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना। मैं तुम्हें इतने बड़े जंगल में कहां ढूंढूंगा। जी वैद्य जी, मैं यहीं बैठी हूँ। वैद्य जंगल में औषधि ढूंढने के लिए चला जाता है और हरिया की पत्नी उसी जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी निगाह एक गुफा पर पड़ती है, जो देखने में बहुत सुंदर दिख रही थी। वो उसके पास चली जाती है। तभी उसको घोड़ों के पैर की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद 3 घोड़े दिखाई देते हैं, जिन पर 3 नकाबपोश आदमी बैठे थे और एक आदमी पर एक संदूक था। उनमें से एक आदमी बोलता है, सरदार, ये गुफा अच्छी दिख रही है, क्यों ना ये चोरी का संदूक यहाँ छिपा दें। हाँ लल्लन, तू बोल तो सही रहा। यहाँ तक राजा भी नहीं पहुँच पाएगा। जैसे ही राज्य में शांति का माहौल होगा, तभी इस संदूक को गुफा से बाहर निकालेंगे। तीनों घोड़ों से नीचे उतरते हैं। सरदार आगे हो जाता है और लल्लन और डोलू उस संदूक को उठाकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। गुफा के अंदर संदूक रख आते हैं। अगर तुम दोनों ने गद्दारी की या किसी को बताया तो तुम दोनों की खैर नहीं। नहीं सरदार, हम किसी को नहीं बताएंगे और ना आपसे गद्दारी करेंगे। तुम मेरे वफादार चेले हो, फिर भी अगर ये संदूक इधर से उधर हुआ तो तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं सरदार, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर हरिया की पत्नी उसी जगह पर जाकर वापस बैठ जाती है, जो वैद्य बताकर गया था। थोड़ी देर बाद वैद्य अपना सर झुकाए आ जाता है। वैद्य जी, मिली औषधि? नहीं बेटी, नहीं मिली। अब तो राज्य औषधालय में ही मिलेगी। दोनों घर की ओर चल देते हैं। वैद्य जी, मिली औषधि? नहीं हरिया, नहीं मिली। अब तो तुम्हें राज्य औषधालय से ही औषधि लानी पड़ेगी।
इसके लिए तो सिक्कों की व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ हरिया, इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। सुनो भाग्यवान, इस गांव में तो काम से इतने सिक्के कमाना नामुमकिन है। इसके लिए तो मुझे रतनगढ़ जाना पड़ेगा, जिससे मैं वहां काम करके जल्दी से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लूंगा। यहाँ सिक्के इकट्ठे करने में मुझे 1 साल लग जाएगा। हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है, पर मेरे पास एक ऐसी जगह का पता है जहाँ सोने चांदी का संदूक रखा है। तुम्हें कैसे पता उस जगह का? जब मैं वैद्य जी के साथ जंगल गई थी, तब मैं एक गुफा के सामने बैठी थी। उसी गुफा में कुछ डाकू एक संदूक लेकर आए थे और राजमहल का चुराया हुआ संदूक वहां छिपा कर गए थे। क्यों ना उस संदूक में से अपने काम के लिए कुछ सिक्के निकाल लाएं, जिससे गोलू का अच्छे से उपचार हो जाएगा। नहीं, वो राजकोष का चुराया हुआ धन है। अगर किसी ने पहचान लिया तो सारे धन की चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लग जाएगा। इससे अच्छा अपनी खुद की मेहनत से कमाकर गोलू का इलाज कराएंगे, और ये चोरी चपाटी हमसे नहीं होती। इतना कहकर हरिया अपना सामान उठाकर रतनगढ़ की ओर चल देता है। इधर डाकू उस संदूक को उठाने के लिए गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही गुफा के सामने पहुंचते हैं तो वे तीनों हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे लल्लन, जब हम यहाँ से गए थे तब इसमें कोई दरवाजा नहीं था, अब इसमें दरवाजा कहाँ से आ गया? हाँ सरदार, जब हम यहाँ आए थे तब इसमें कुछ नहीं था। इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा सरदार। हाँ लल्लन, लेकिन इसको तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों रास्ते पर जाओ। कोई गांव का व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा हो तो उसे उठा लाओ। जी सरदार। दोनों जंगल के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उसी रास्ते से हरिया रतनगढ़ जा रहा था। डोलू, वो देख, वो आ रहा है गांव का आदमी। चल, इसको पकड़कर ले चलते हैं सरदार के पास। लल्लन और डोलू हरिया को पकड़ लेते हैं। अरे कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दोनों हरिया को लेकर अपने सरदार के पास पहुंच। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुम हमें तुम्हारी कुल्हाड़ी दे दो। मैं क्यों दूं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी? नहीं देने वाला तुम्हें मेरी कुल्हाड़ी। लल्लन, इसको अपना परिचय दे, तब तो ये कुल्हाड़ी क्या अपने आप को हमारे हवाले कर देगा। तुम जिसके सामने खड़े हो वो हैं सरदार डाकू। इनका नाम तो सुना ही होगा, या और कुछ बताऊं? इतना सुन हरिया के पांव डर के मारे हिलने लगते हैं। डरता हुआ हरिया बोलता है, सरदार, गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाया। कुल्हाड़ी चाहिए आपको? लो, इस कुल्हाड़ी को आप ही रख लेना। इस कुल्हाड़ी में धार तो है ना? जी सरदार। गोलू की मम्मी इसी गुफा का बोल रही थी। ये वही गुफा है। इतने में ही एक और घोड़ा आ जाता है। उस पर भी एक नकाबपोश आदमी बैठा था। क्यों सरदार, अभी तक तुझसे धन नहीं निकला? मालिक, बस निकाल ही रहे हैं। जब गुफा में संदूक रखने आए थे तब इसमें कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन आकर देखा तो इसमें दरवाजा दिखा। बस तोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा सारा धन चाहिए सरदार, चाहे तुम कुछ भी करो। हरिया पहचान जाता है कि नकाब में कौन है, और वो आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। आजा, ये कुल्हाड़ी दे और निकल जा यहाँ से, और सीधे अपने घर जाना। अगर तू इधर उधर गया तो तू समझ तेरे साथ क्या होगा। नहीं सरदार, मैं सीधा घर जाऊंगा। हरिया सीधे अपने घर पहुंच जाता है। इधर डाकू गुफा के दरवाजे को तोड़ने की तैयारी करते हैं। लल्लन और डोलू उस दरवाजे में कुल्हाड़ी दे देकर थक जाते हैं, फिर भी उस दरवाजे का कुछ नहीं होता है। सरदार, हमारी बस की नहीं है इस दरवाजे को तोड़ने की। हम तो थक चुके हैं। हटो तुम दोनों, तुमसे क्या होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। और सरदार भी थक जाता है, लेकिन उस दरवाजे पर एक खरोंच भी नहीं आई। तीनों थक हार कर वहां से चले जाते हैं। इधर हरिया अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना देता है। तुम तो वैद्य जी के पास चले जाओ, वही औषधि की व्यवस्था कर पाएंगे। हाँ, मैं सुबह वैद्य जी के पास जाऊंगा।
दूसरे दिन हरिया वैद्य जी के पास पहुंच जाता है और जंगल में जो उसके साथ घटना हुई थी वो पूरी वैद्य जी को बता देता है। अब तो तुम्हारे बेटे की बीमारी का इलाज हमारे वेद गुरु ही कर सकते हैं। वो तुम्हें नदिया के किनारे पर अपनी कुटिया में मिलेंगे। तुम अपने बेटे को भी साथ में ले जाना। वो देखकर बीमारी की औषधि दे देंगे और तुम्हारा बेटा वहीं स्वस्थ हो जाएगा। जी वैद्य जी। हरिया अपनी गाड़ी तैयार करके उसमें अपनी पत्नी और बेटे को बैठाकर नदिया की ओर चल देता है। नदिया के किनारे पर वैद्य गुरु की कुटिया दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वे कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कहो बालक, कैसे आना हुआ? गुरुजी, मेरा बालक बहुत दिनों से बीमार है। इसके उपचार के लिए आपके पास आए हैं। वेद गुरु गोलू का उपचार करते हैं और कुछ औषधि गोलू को पिला देते हैं। मैंने इसको औषधि पिला दी है और कुछ औषधि अपने पास रखो। संध्या के समय इसको पिला देना, जिससे यह सुबह तक पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। जी गुरुजी। और हाँ, इस बालक का भविष्य बहुत उज्जवल है। यह राज्य का मंत्री बनेगा। इसको राज्य मंत्री बनाने में आपका योगदान बहुत अधिक रहेगा। कैसा योगदान रहेगा? तुमको उस दिन जंगल में डाकू पकड़ के ले गए थे और जो आखिरी में घोड़े से आया था वो राज्य मंत्री धुरंग था, जिसने राजकोष में से धन चोरी करवाया है। और वह राज्य से और भी धन चुराना चाहता है, जिससे कि राज्य कमजोर हो सके और फिर वो राजा को हटाकर स्वयं राजा बनना चाहता है। इसका तुम फायदा उठा सकते हो। उस गुफा के बारे में उनके अलावा सिर्फ तुम्हें मालूम है। तुमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही राज्य में ऐलान हो, तुम राज्य में जाकर राजा से मिलना। और हाँ, उस गुफा का दरवाजा एक जादुई दरवाजा है। उसको खोलने के लिए चमकीला पत्थर ले जाओ। जैसे ही तुम इस पत्थर को उस दरवाजे पर लगाओगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा। जी गुरुजी। तीनों घर आ जाते हैं। हरिया संध्या काल की औषधि गोलू को पिला देता है। सुबह का समय। अब गोलू पूर्णतः स्वस्थ हो गया था और तीनों अब राजमहल के ऐलान का इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद राज्य में ऐलान कर दिया जाता है, जो कोई व्यक्ति राजकोष का धन वापस लाएगा और चोरों को पकड़वाएगा, उसको महाराज की ओर से इनाम दिया जाएगा। इतना सुन हरिया और गोलू राजमहल की ओर चल देते हैं। हरिया और गोलू राजा से एकांत में मिलते हैं। महाराज, हम आपका धन वापस ला सकते हैं। इसके बदले में आपको हमारे बेटे को मंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसा तो संभव नहीं। इसके अलावा आप और कुछ मांग लो, क्योंकि मेरी राज्यसभा में अभी पूरे मंत्री हैं, वो भी विश्वसनीय। उनमें से मैं किसे हटाऊं जिसके बदले में आपको बैठाऊं? महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। आप खुद समझदार हैं। आपके राजकोष के बारे में कौन कौन जानता है? मैं और महामंत्री धुरंग दोनों। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। बस, तो चोरों की सहायता आप दोनों में से किसी एक ने की होगी, तभी चोर राजकोष तक पहुंच पाए। तुम्हारा मतलब हमने स्वयं अपने राजकोष में से चोरी करवाई? नहीं महाराज, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। अगर आपने चोरी नहीं करवाई तो इसमें महामंत्री धुरंग सम्मिलित होगा। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अभी धुरंग को बंदी बनवाता हूं। नहीं महाराज, ऐसी गलती मत कीजिए, नहीं तो चोर भाग जाएंगे। क्यों ना चोरों और महामंत्री धुरंग दोनों को साथ में पकड़ा जाए। वो कैसे? जब भी महामंत्री धुरंग राज्य से बाहर जाता है तो वह जरूर चोरों से मिलने जाता होगा। जब वह राज्य से बाहर जाएगा तब हम उसका पीछा करेंगे। अगर तुम्हारी बात सही हुई और धुरंग दोषी पाया गया तो तुम्हें मैं इस राज्य का महामंत्री बनाऊंगा। मंत्री नहीं, महामंत्री। जी महाराज, बस आप उस दिन का इंतजार करो जिस दिन धुरंग इस राज्य से बाहर जाएगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं
एक दिन धुरंग राज्यसभा में बिना बताए राज्य से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद राजा हरिया, गोलू और कुछ सैनिक भी उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। धुरंग गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पहले से तीनों डाकू थे। अभी तक ये दरवाजा टूटा नहीं। मालिक, पता नहीं इस दरवाजे में कौन सी शक्ति या जादू आ गया है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने सभी प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर लिया। तुमसे क्या टूटेगा? लगता है मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। तुम सभी हटो यहां से। अरे मंत्री जी, तुम क्यों इतना कस्ता कर रहे हो? नाजुक हाथों में चोट आ जाएगी। महाराज, आप यहां। सैनिकों, पकड़ लो इस राजद्रोही को और साथ में इन तीनों को भी। तुमने सही बोला था गोलू, तुम ही राज्य के महामंत्री बनने के लायक हो। जाओ, दरवाजा खोलकर संदूक ले आओ। गोलू उस चमकीले पत्थर को उस दरवाजे से लगाता है तो तुरंत वो दरवाजा खुल जाता है। गोलू और 2 सैनिक उस गुफा के अंदर जाते हैं और उस संदूक को उठा लाते हैं। धुरंग, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जो तुम राजकोष में से धन चुराने लगे? राजकोष को कमजोर करके आपको राजा के पद से हटाना चाहता था, जिससे मैं इस राज्य का राजा बन सकूं और अपने अनुसार शासन चला सकूं। तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी नहीं हुई। अब तुम कैदियों के राजा बनो और उन पर अपना शासन चलाओ। राज्य दरबार में गोलू को महामंत्री घोषित कर दिया जाता है और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आती है।